जिसने भौतिकवाद को उसके उचित अधिकार दिलाए थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मार्क्स और एंगल्स का भौतिकवाद फायरबाख के भौतिकवाद से बिल्कुल ही मिलता जुलता। दरअसल मार्क्स और एंगल्स ने फायरबाख के भौतिकवाद से उसका आंतरिक तत्व निकाल लिया। देखिए वहां पर बुद्धि संगत तत्व निकाल लिया और फायरबाख से आंतरिक जो इंटरनल मर्म है उस चीज उसको निकाल लिया। उन्होंने उसे भौतिकवाद के वैज्ञानिक दार्शनिक सिद्धांत के रूप में विकसित किया। उन्होंने उसके भाववादी और धार्मिक नैतिक लबादे को फेंक दिया। फायरबाख बुनियादी तौर से भौतिकवादी था, लेकिन हम जानते हैं कि वह भौतिकवाद इस नाम पर आपत्ति भी करता था। एंगल्स ने कई बार कहा था कि भौतिकवादी बुनियाद के बावजूद फायरबाख भाववाद की परंपरागत बेड़ियों में जकड़ा रहा और फायरबाख का असली भाववाद वैसे ही जाहिर हो जाता है जैसे ही हम धर्म और नैतिकता के उसके दर्शन के नजदीक पहुंचते हैं। यानी एंगल्स और मार्क्स ये कहते हैं कि फायरबाख एक महान दार्शनिक था, भौतिकवादी दार्शनिक था, जो अपने समाज की एक एक चीज की पहचान रखता था, लेकिन उसके भीतर भी कई तरह के भाववाद छिपे हुए थे जिससे वो चिपका रहता था, उसको छोड़ता नहीं। तो मार्क्स और एंगल्स ने अपने दार्शनिक सिद्धांत में जब उसको लिया तो वो उस भाववाद को वहां से उसकी छटनी करके उसे आंतरिक मर्म को निकाल लिया। और ये भी वो कहते हैं मूल रूप से वो भौतिकवादी था, लेकिन सांस्कारिक तौर पर वो भाववाद को छोड़ नहीं पाता। इस तरह देखिए जो नए विद्वान विचारक सिद्धांतकार होते हैं वो पुराने से किस तरह से चीजों को लेकर एक नया सिद्धांत बनाते हैं। आगे है डायलेक्टिका, जिसको द्वंद्ववाद कहा जाता है। ये लैटिन का एक शब्द है डायलेक्टिक, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो द्वंद्ववाद शब्द ग्रीक धातु डियोलेगो से बना है, जिसका अर्थ है चर्चा करना, वाद विवाद करना आदि। पुराने जमाने में द्वंद्ववाद वह कला थी जिससे विरोधी की दलीलों में असंगतियां दिखाकर और उन असंगतियों को दूर करके सत्य तक पहुंचा जा सके। आप सभी जानते हैं कि भारत में भी इस तरह की परंपरा शास्त्रार्थ करने की, वाद विवाद करने की, संवाद करने की, ये सब हर जगह पर ये परंपरा एक रही है। तो द्वंद्ववाद में वही मतलब है कि जब दो लोगों के विचार टकराते हैं और उस टकराहट से जो नई चीज पैदा होती है, जो अधिकतम सत्य के करीब पहुंचने के लिए मदद करती है। पुराने जमाने में ऐसे दार्शनिक थे जो समझते थे कि चिंतन की असंगतियां प्रकट करना और विरोधी विचारों का टकराना सच्चाई तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका होता है। चिंतन का यह द्वंद्ववादी तरीका, जो बाद में के घटना प्रवाह पर भी लागू किया गया, विकसित होकर प्रकृति को जानने पहचानने का द्वंद्ववादी तरीका बन गया। इस तरीके के अनुसार प्रकृति का घटना प्रवाह सदा ही गतिशील है और सदा ही परिवर्तनशील है। इस तरीके के अनुसार प्रकृति का विकास प्रकृति की असंगतियों के विकास का ही नतीजा है। प्रकृति के भीतर विरोधी शक्तियों के घात प्रतिघात का ही नतीजा है। तो मतलब दो विपरीत चीजें टकराती हैं और नई चीज पैदा होती है। इसी तरह से प्रकृति का विकास, मनुष्य का विकास, समाज का विकास, यहाँ तक कि एक एक वस्तु का विकास इसी तरह से। तो ये हमारे लिए एक आगे बढ़ने का एक तरीका है, सत्य तक पहुंचने का, अधिकतम चीजों को खोज निकालने का एक तरीका है। और ये परिवर्तनशील है क्योंकि कोई भी पुरानी चीज उसी तरह से नहीं रह पाती। तो बता रहे हैं कि इस तरीके के अनुसार प्रकृति का घटना प्रवाह सदा ही गतिशील और सदा ही परिवर्तनशील। इस तरीके के